हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें प्रीवियस ईयर 7 जनवरी 2022 का पेपर देखेंगे। तो इसमें आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग पिछले वाला वीडियो नहीं देखे अभी तक, जो सीडीपी, ईवीएस और हिंदी के वीडियो डाले गए हैं, तो आप लोग सेट प्रैक्टिस के रूप में उसे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे कि सीडीपी में किस तरह का क्वेश्चन आता है। और आप लोग अगर सारे जो प्रीवियस ईयर है ये वीडियो को देख के आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप लोग जो है अच्छे मार्क्स करेंगे, क्योंकि सीटेट में जो है यही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है लगातार जो है दोहराया जाता है, रिपीट भी होता है। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन से रिलेटेड है। तो अभिकथन ए में कहता है कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीनों में चलना सीखता है। एक बच्चा जो है 11 महीनों में चलना सीखता है जबकि दूसरा बच्चा आपका 15 महीनों में चलना सीखता है। तो व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होती है, और कारण कहता है कि व्यक्तियों में विकास जो है भिन्न भिन्न दरों पे होती है। तो यह बिल्कुल ही सही बात है कि कथन में कहता है कि कोई बच्चा जो है, आप लोग मतलब कि घर में भी देखते होंगे कि कोई बच्चा जो 11 महीनों में ही चलना सीख लेता है और कोई बच्चा को 15 महीना लग जाता है। कोई किसी किसी को ज़्यादा ही लगता है, कोई मतलब कि 9 महीने में भी चलना सीख लेता है। तो इस तरह से होता है। और कारण भी कहता है कि व्यक्तियों में विकास जो है भिन्न भिन्न दरों पर होती है। मतलब कि यहाँ पे कथन भी सही है और आपका कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या भी कर रहा है ए का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? आपको बताना है कि विकास जो है निम्न में से किस पर निर्भर है। आनुवंशिक बनावट पर, भौतिक वातावरण पर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर। तो इस तरह से है विकास जो आपका तीनों पर क्या है, निर्भर है। किस किस पर? तो आनुवंशिक बनावट पर, उसके बाद भौतिक वातावरण पर और उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर। इस तरह से तीनों वाला ऑप्शन आपको दिखेगा 4 में, 1, 2, 3। तो तीनों आपका जो है ये फैक्टर जो है आपका मतलब कि विकास पे जो है निर्भर करता है। जो विकास जो होता है बच्चों पर, तो ये ही तीनों के कारण जो है विकास होता है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अवस्था में प्रतीकात्मक मतलब कि प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? तो किस अवस्था में जो होता है आपका शैशवा अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उसके बाद होता है आपका किशोरावस्था जो होता है। तो इसमें यही इन्हीं सारे अवस्थाओं में आपको बताना है कि प्रतीकात्मक खेल जो है बढ़ता है तो यह किस अवस्था में, और संज्ञानात्मक विकास का समर्थन भी देता है। तो किस अवस्था में देता है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है तो इसमें जो है प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, समर्थन देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बच्चों के प्रारंभिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? जो बच्चों की जो होती है समाजीकरण मतलब कि प्राइमरी सेकेंडरी जैसे होती है, तो यहाँ पे प्राथमिक पूछा जा रहा है कि सबसे पहले बच्चों में समाजीकरण की जो संस्था होती है क्या होती है? तो उसका परिवार होता है। वही यदि यहाँ पे द्वितीयक यदि पूछ देता तो आपका विद्यालय हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक समाजीकरण, सबसे पहले बच्चे में जो समाजीकरण की जो है उसके अंदर जो है भावना कहाँ पे होता है? तो परिवार में सीखते हैं बच्चे। तो इस तरह से परिवार आपका प्राइमरी हो जाता है, विद्यालय आपका सेकेंडरी हो जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक 5 वर्ष की बच्ची क्या है? एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है पियाजे के अनुसार। इसका क्या कारण है? तो 5 वर्ष की एक बच्ची है और वह तर्क करने में क्या रहती है, विफल रहती है। जब मतलब कि विफल रहती है जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में से एक चौड़े गिलास में, जो मान के चलिए 2 गिलास है, इस तरह से एक जो है आपका लंबा गिलास है और ये आपका क्या है, चौड़ा गिलास है। तो इस तरह से और एक बार बनाते हैं हम लोग फिगर। एक जो आपका लंबा गिलास है, इस तरह से एक गिलास है आपका, और एक जो है आपका इस तरह से
चौड़ा ग्लास है बट इसका हाइट कम है, इस तरह से 2 ग्लास है। तो बच्चा जो है इसमें जो पानी को स्थानांतरित करता है तो इसमें जो है किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है, तो बच्चे जो है इसमें क्या मतलब कि इसका जो कारण क्या है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो वह जो है प्रतिवर्ती सोच नहीं रखता, मतलब कि रिवर्स का जो है उसमें बच्चे में जो है गुण, वह रिवर्स थिंकिंग जो है वह नहीं रख पाता है, तो वही इसमें पूछा जा रहा है। तो बच्चा जो है कभी कभी जो ये लंबा गिलास और ये चौड़ा गिलास में, तो बच्चा कभी कहेगा कि नहीं ये लंबा गिलास जो है इसमें जो है ज़्यादा पानी आता है, ये चौड़ा है तो इसमें जो है कम पानी आएगा, इसका कम लंबाई है। तो इस तरह बच्चा जो है सोचने लगता है, तो उसमें जो है प्रतिवर्ती सोच नहीं रखता, मतलब कि रिवर्स जो थिंकिंग होता है। तो सी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग, तो इस तरह से वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखता, इसी का ये कारण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लेव वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, क्या है, लेव वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होती है। तो आपको बताना है कि जो लेव वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होती है, इनाम के द्वारा, सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा, स्कीमा के द्वारा, उसके बाद संज्ञानात्मक द्वंद्व के द्वारा। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सांस्कृतिक उपकरण जो होता है इसके द्वारा होता है। तो ऐसे भी आप लोग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है लेव वागोत्स्की ने ही प्रदान किया है, दिया है, तो इस तरह से आप लोग उसे भी समझ सकते हैं। तो लेव वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है, सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा, क्योंकि लेव वागोत्स्की का जो सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने प्रस्तावित किया था, मतलब कि दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। तो इसमें बताया जा रहा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वागोत्स्की के अनुसार इनमें कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको बताना है कि जो वागोत्स्की साहब है इसके अनुसार जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास भी दिया, संज्ञानात्मक विकास, तो इसके अनुसार कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें जो भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जो संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता आपका भाषा हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है। जो समूह बना कर के 10 बच्चे 4 बच्चे मतलब कि 5 बच्चे एक तरह से बैठ के जब पढ़ते हैं, और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है, प्रगतिशील कक्षा कक्ष। तो इस तरह से आप जब ऑप्शन ए पढ़े प्रगतिशील कक्षा कक्ष, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जो प्रगतिशील कक्षा कक्ष होते हैं उसमें बच्चे समूह बना करके क्या करते हैं, एक पॉजिटिव वे के साथ किसी भी कार्य को मतलब कि रचना के रूप में वह क्या करते हैं, रचनात्मक ढंग से वो बच्चे कार्य को स्वयं करते हैं, और मतलब कि समूह में बैठ के बच्चे एक दूसरे का हेल्प करके पढ़ते हैं। तो प्रगतिशील कक्षा कक्ष की यह विशेषता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी कैसे होते हैं या क्या करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं देते, ये गलत बात है। जो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में होता है ऐसा कदापि नहीं होता कि अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं देते। जो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष होते हैं उसमें बच्चा स्वयं पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं, स्वयं मतलब कि करके सीखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष होते हैं उसमें जो बच्चे जो है ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, खुद करके सीखते हैं, खुद जो है नए नए ज्ञान की तरफ बच्चे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कोहेलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांत द्वारा परिभाषित की जाती है। तो कोहेलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांत द्वारा परिभाषित की जाती है। तो अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, उसके बाद आपका सार्वभौमिक नैतिक विकास का अभिविन्यास। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। तो नैतिक का जो सिद्धांत दिया था आपका कोहेलबर्ग ने दिया था, तो वही कोहेलबर्ग ने यहाँ पे मतलब कि क्वेश्चन यहाँ पे उससे रिलेटेड है।
कि कोहेल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा प्रस्तावित की जाती है। तो यह जो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होते हैं। इसमें जो है खुद मतलब कि वह जो है चुन लेते हैं कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है। तो बच्चे जो है स्वयं इस पर जो है मतलब कि तर्क करते हैं। तो जैसे कि वीर भगत सिंह के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे कि वह देश के लिए अपना जान भी, और इसमें जो सार्वभौमिक जो नैतिक का जो सिद्धांत होता है उसमें स्वयं जो अपना जान भी न्यौछावर कर देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, कौन सी बुद्धि होती है। तो हावर्ड गार्डनर साहब बहुबुद्धि का विकास सिद्धांत भी दिया था। तो इसके अनुसार वह व्यक्ति बताना है कि जिनमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहार को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है। तो यह कौन से मतलब की होगा। तो इसमें जब दूसरे की मनसा और भावनाओं को समझने की बात आती है तो उसमें अंतर व्यक्तित्व होती है, और जब खुद के भावनाओं को और मनसाओं को समझता है वो अंतः व्यक्तित्व होता है। अंतः मतलब खुद, और अंतर व्यक्तित्व मतलब हो गया जो दूसरों की भावनाओं को, मनोदशाओं को पढ़ते हैं, वह कहलाते हैं आपका अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं। तो 12 नंबर में क्या है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तब क्या होता है उसके बारे में आपको बताना हो। तो चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं और हमको नहीं लगता है कि और सारा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है, तो ऑप्शन ए पढ़ने से बिल्कुल पॉजिटिव मतलब कि सटीक ऑप्शन है आपका कि बच्चे जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद और सारे ऑप्शन यदि पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन्हें जुर्माना लगाना चाहिए। बिल्कुल ही गलत बात, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है, स्कूल की कोई अलग भाषा है, ऐसा बताना चाहिए। बिल्कुल ही नहीं बताना चाहिए। उनके माता पिता को घर पर स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। बिल्कुल ही गलत बात है। बच्चे घर में जिस भी भाषा, कोई भी भाषा बोल सकते हैं, अपने जो क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा है, उसको मतलब बोल सकते हैं। और मतलब कि लेकिन यहाँ पे कहता है कि उससे जो है इसी प्रकार का भाषा उसको घर में भी माता पिता से हम लोग क्या करें, रिक्वेस्ट करेंगे यही भाषा का प्रयोग करें, ऐसा भी नहीं करना है। तो उन्हें मातृभाषा में बोलने की क्या करना है, अनुमति देना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जब भी आपको एक ऑप्शन पढ़ के नहीं समझ में आता है तो आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, और चारों ऑप्शन में पढ़ने के बाद आप लोगों को 3 ऑप्शन निगेटिव के टाइप में लगेगा और एक जो पॉजिटिव टाइप में जो आपका ऑप्शन दिखेगा उसे आप लोग टिक करेंगे। बिल्कुल आपका सटीक और राइट आंसर हो जाएगा। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक और लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है। इस तरह का क्वेश्चन जो है लगभग हर एक शिफ्टों में पूछा भी जाता है। तो इस तरह से लड़का को जो है कार दिया जाता है, लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। यह किस चीज़ को दिखाता है, यह एक जो है आपका क्या चीज़ को दिखाता है, जेंडर में पक्षपात को दिखाता है। जेंडर जो है पूर्वाग्रह को दिखाता है, पक्षपात या पूर्वाग्रह जो होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक तरह से जेंडर के नाम पे हम लोग पहले से जो है एक अवधारणा बना के रखे हैं कि लड़का है तो यह गाड़ी से खेलेगा, लड़की है तो गुड़िया से खेलेगी। इस तरह से जो है जेंडर के रूप में हम लोग जो है एक पहले से पूर्वाग्रह करके रखे। उसके बाद है, एक शिक्षिका को बच्चों को अपने आप से बात करने व्यक्तिगत वाक्य को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक शिक्षिका को बच्चे के अपने आप से बात करने के क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उसे हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, हतोत्साहित तो करना ही नहीं चाहिए। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है, ये भी गलत बात है क्योंकि हतोत्साहित है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। उसके बाद अगला पढ़ेंगे, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ये भी गलत बात है कि शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन ऑप्शन 3 नंबर जब हम लोग पढ़ रहे हैं, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है।
तो कौन सा ऑप्शन जो है कक्षा में प्रश्न पूछने के संदर्भ में सही नहीं है उसे आप लोग बताना है। मतलब क्वेश्चन नहीं में है तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑप्शन भी नहीं मतलब कि निगेटिव वाला ही होगा। तो ऑप्शन 1 नंबर पढ़ते हैं, विद्यार्थियों से प्रश्न उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। मतलब कि विद्यार्थियों से जो प्रश्न उत्तर पूछा जाता है उसका क्या मुख्य उद्देश्य परीक्षण करना ही है। एक तरह से निगेटिव वे में ये लग रहा, तो यह जो है कहीं ना कहीं सही ऑप्शन की तरफ जा रहा है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है, सही बात है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सही बात है। वह प्रश्न जो विवेचना और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्च श्रेणी में चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं, सही बात है। लेकिन पहला वाला ऑप्शन जो है विद्यार्थियों में प्रश्न उत्तर पूछने से उसका क्या मुख्य उद्देश्य परीक्षण करना ही है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका क्वेश्चन निगेटिव में पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है। आपको बताना है कि समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है, तो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, प्रतिस्पर्धा है, इसीलिए यह निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर, उसके बाद और आपका विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, उसके बाद सख्त, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 में क्या सख्त है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन 3 में जब आप लोग पढ़ेंगे विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास या शिक्षा जो होता है वह जो है ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित जो है जो चीज़ें होगी वह जो है आपका समावेशी शिक्षा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथों से आँखों के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के हाथों से या किसी व्यक्ति के हाथों से आँखों के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। गुणज वैकल्प, पठन वैकल्प, भाषा वैकल्प या गति समन्वय वैकल्प। जो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है गति समन्वय वैकल्प ये जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए किसी व्यक्ति के आँख, हाथ पैर के संतुलन, तालमेल और शारीरिक जो निपुणता क्षमता को प्रभावित कर रही है तो वह गति समन्वय वैकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो आपको पूछा जा रहा है आपसे कि उन विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता, बच्चे क्या अंधे हैं, उनके लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। आसपास चित्र रूपी सामग्री को मौखिक स्पष्टीकरण, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आसपास के जो चित्र रूपी सामग्री होगा उसको मौखिक यदि बताएं, क्योंकि वो बच्चे तो अंधे या दृष्टिबाधित है, उसे यदि हम लोग सुना देंगे तो वह ज़्यादा जल्दी सीख लेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए। तो आपको बताना है कि जो जनजातीय समुदाय के विद्यार्थी के सफल समावेशन के लिए शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए। तो आपको बताना है उनके दैनिक जीवन और परिवेश के उदाहरण शामिल करना, उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के महत्व और सम्मान देना, पाठ्यक्रम में उनकी सांस्कृतिक प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना, उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है। देखिए मतलब जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को सफल समावेशन देने के लिए शिक्षिका को किससे बचना चाहिए। तो उससे जो है इस बातों से बचना चाहिए कि उन सारे चीज़ों को पढ़ाना है जो उनके जीवन के लिए अप्रासंगिक है, मतलब बिल्कुल ही सटीक नहीं है, उनके जीवन से रिलेटेड नहीं है। उन सारे चीज़ों से पढ़ाने के लिए जो उसे क्या बचना चाहिए, ठीक ना। और सारे चीज़ जो है बिल्कुल सटीक बात है, ये सारे काम करना चाहिए। लेकिन शिक्षिका को ऑप्शन 4 वाला जो आप लोग देख रहे हैं इस तरह बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जो उनके लिए अप्रासंगिक है, जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ उनको नहीं बताना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन का रणनीति का सही युग्म है।
ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार जो कि लंबी अवधि की फिल्में दिखाएगा। स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या। पठन वैकल्प, जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दे। वाकबाध्यता, मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप ही स्वीकार करें। मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप ही स्वीकार करे ऐसा नहीं है। जो इसमें जो है ऑटिज्म मतलब कि स्वालीनता जो होती है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वालीनता। इसमें क्या कह रहा है कि स्वालीनता जितना हो सके एक समय सारणी दिनचर्या हो, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सही संयोजन आपका बिल्कुल ही यही है जो कि ऑटिज्म से रिलेटेड है। तो ऑटिज्म स्टिक जो है आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका कथन से रिलेटेड है। शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। कोई भी यदि निर्णय ले रहे हैं शिक्षक तो उसमें विद्यार्थी को भी शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे हस्तांतरित किया जाता, ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन आपका जो है कथन बिल्कुल ही सही है। तो इस तरह से कथन आपका सही है और आपका कारण जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं। तो आपको बताना कि विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं। जो उनके द्वारा पहले से ही समझाया और माना जाता है, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, ये नहीं होगा। जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, ये भी नहीं है। जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन ए वाला, जो उनके द्वारा पहले से समझाया और माना जाता है, ये बात बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है 22 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही सही बात है। जो उनके द्वारा पहले से समझा जाता है, माना जाता है, ये सारे बात जो है विद्यार्थियों के नए ज्ञान में जो है एक आधार की तरह काम करता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे है संप्रेक्षण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, सही बात है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग से किया जाता है। देखिए, सीखने का जितना भी कार्य है क्या व्यक्ति के दिमाग से ही किया जाता, ये गलत बात है। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल निगेटिव का निगेटिव ऑप्शन ही सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो विद्यार्थी के जो है फेलियर मतलब कि असफलता के लिए जिम्मेदार है। असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीका, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, व्यक्तिगत विभिन्नता का मान। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इसमें जो है गैर जो है आपका प्रासंगिक जो पाठ्यक्रम होता है 24 नंबर में, ये आपका जो है बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो असंदर्भित पाठ्यक्रम, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 में जो है संदर्भित बोलिए या आप लोग गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह एक विद्यार्थी की असफल होने का जो है इम्पोर्टेंट मतलब कि जिम्मेदार यह निभाता है असंदर्भित पाठ्यक्रम। क्योंकि यदि आप लोग मतलब कि जिस क्लास के बच्चे हैं और जितने एज के बच्चे हैं उस हिसाब से यदि पाठ्यक्रम को रखते हैं तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। यदि यहाँ बच्चे एक क्लास में और उससे बड़ा वहाँ पे पाठ्यक्रम दे दिया जाए, चैप्टर दे दिया जाए, तो बच्चा क्या सीख पाएगा और बच्चा वहाँ पे फेल हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि बच्चा के जो असफलता का मेन कारण है आपका गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम या असंदर्भित पाठ्यक्रम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी को डैश भागीदारी की आवश्यकता। तो इसमें सक्रिय भागीदारी, तो सक्रिय वर्ड एक पॉजिटिव वर्ड है। तो प्रभावी अधिगम मतलब कि जो भी बच्चे को सिखाया जाए वो अच्छे से सीखे। तो वो कब सीखेगा बच्चा, जब वो क्लास में सक्रिय रूप से भागीदार होंगे। तो सक्रिय रूप से क्लास में बैठेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, तभी वह बच्चे जो उस अधिगम को अच्छे से ले पाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, अधिसंज्ञानात्मक कौशल है। तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या है, तो आप लोगों को बताना है।
चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। उसके बाद देखिए संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल गलत बात है। केवल लगा हुआ इसीलिए गलत। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाता, ये गलत बात है। लेकिन चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या करता है, जो चिंतन और अधिगम जो होता है सीखने सिखाने की क्रिया, तर्क करने की क्षमता, वह उस चीज को नियमित करता है। कौन? अधिसंज्ञानात्मक जो कौशल होता है वही आपका क्या करता है, डिसाइड करता है। उसके बाद अगला है त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है कि त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है, ये गलत बात है। जब भी कोई बच्चा सीखता है तो उसमें जो त्रुटि एकदम स्वाभाविक है कि त्रुटि करेगा ही। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों की त्रुटि करने का व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा ही उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, ये सही बात है। जब भी कोई बच्चा त्रुटि करता है तो उसमें चर्चा और विश्लेषण के द्वारा उसे अर्थपूर्ण अधिगम जो सही बातें हैं उसे मतलब कि बताया जा सकता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और चौथा में क्या बोल रहा था, विद्यार्थी अपनी त्रुटियों को स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते, ये भी गलत बात है। बच्चे यदि गलती करते हैं तो खुद भी उस चीज़ को जो है बच्चे खोज सकते हैं और सुधार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कहता है नहीं होता, तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा गलती करेगा तो तभी बच्चा फिर उस चीज़ मतलब कि सही चीज़ को जान पाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेग और प्रवृत्ति जो होता प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार है। तो अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार है। तो अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। संवेग और अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ये बात जो है बिल्कुल ही गलत है, कोई संबंध नहीं है। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते, ये भी गलत बात है। नकारात्मक संवेग ये भी गलत बात ही है। लेकिन ऑप्शन 1 जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अधिगम और सूचना प्रासंगिक संवेगों से जो है काफ़ी हद तक प्रभावित, एक दूसरे से जो है पूरक होते हैं। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन 1 को बिल्कुल आप लोग सही टिक कर सकते हैं कि एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी कुछ संप्रदायों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, यह किस तरह का लक्षण का उदाहरण है। एक विद्यार्थी है, कुछ संप्रदायों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है उस चीज़ को संतुष्ट करने, सेटिस्फाई करने के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। तो यह किस तरह का लक्ष्य का उदाहरण है। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो आपको बताना है कि इनमें से जो बच्चा जो क्या मतलब कि किस चीज़ के बारे में कर रहा। तो महारत हासिल करने के लिए जो है बच्चे करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक विद्यार्थी संप्रदायों में अपनी जिज्ञासा के कारण जो है बच्चे किताबें पढ़ रही है, तो वह जो अपना महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य यह दिखा रहा है बच्चा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। तो आपको बताना हो कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उसका 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। कठोर पाठ्यक्रम, बिल्कुल गलत बात है, कठोर पाठ्यक्रम नहीं होगा। बहुविषयता और समग्र शिक्षा, ये बिल्कुल राइट बात है। तो 2020 जो क्या कहता है कि बहुविषयता और समग्र शिक्षा पर जोर दिया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग जो है 30 क्वेश्चन CDP के कवर किए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।